एवरीबॉडी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नर्सिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं। नॉर्सेट, आरआरबी, पीजीआई, जीएमसीएच, इनमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द नर्स इज़ रिसीविंग द हिस्ट्री ऑफ अ क्लाइंट विद ब्लैडर कैंसर विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइन और सिम्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंसर। नर्स हिस्ट्री ले रही है, एक क्लाइंट है ब्लैडर कैंसर का। ब्लैडर कैंसर का मोस्ट कॉमन साइन क्या है? ऑप्शन 1 डिसयूरिया, 2 हेमाचूरिया, 3 अर्जेंसी ऑन यूरिनेशन, 4 फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो इसका सही आंसर है आंसर 2 हेमाचूरिया, यानी कि ब्लड इन द यूरिन। सो हेमाचूरिया इज़ द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ ब्लैडर कैंसर। इसका आंसर डिसयूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ये नहीं है, बल्कि जो ये सिम्टम्स हैं ये भी हो सकते हैं, ये भी होते हैं ब्लैडर कैंसर में, लेकिन ये अदर कंडीशंस में भी होते हैं, जैसे यूटीआई में हो गया, बीपीएच में हो गया, उनमें भी होते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेन फीचर जो हम मानते हैं वो हेमाचूरिया को ही मानते हैं। ठीक है, हेमाचूरिया मेन सिम्टम है ब्लैडर कैंसर का। Right? Answer is second, hematuria. Next question. A client is admitted to hospital with a suspected diagnosis of Hodgkin disease. Which assessment finding would be noted? तो एक client है, उसको Hodgkin disease है, तो इसमें क्या होगा ये पूछा है। 1 fatigue, 2 weakness, 3 weight gain, 4 enlarged lymph nodes. Hodgkin disease है यानी कि lymph nodes की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 एनलार्ज लिम्फ नोड। इसमें फटीग हो सकता है टू सम अमाउंट। ठीक है, वीकनेस भी रह सकती है जब ये लिवर और स्प्लीन को अफेक्ट करने लग जाता है, लेकिन वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। हॉजकिन डिजीज़ में वेट लॉस होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ 4 एनलार्ज लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर. Which finding would be most likely indicate perforation of ulcer? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है किसी पेशेंट को, पेप्टिक अल्सर के बाद क्या हो गया, परफोरेशन हो गई है। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या होगी जो होती ही है, मतलब जो क्लासिकल एक सिम्टम हम मान लेते हैं परफोरेशन का। फर्स्ट ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया, सेकंड नंबनेस इन लेग्स, थर्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग, 4th a rigid board like abdomen. परफोरेशन एक सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें बहुत शार्प, सडन, इंटेंस पेन होता है पेट में। ठीक है ना, तो ये सर्जिकल इमरजेंसी मानी जाती है। ओके, और इसमें क्या होता है ना कि मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन स्टार्ट होता है जो कि ऑल ओवर द एब्डोमेन होता है। नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इसका माना जाता है वो होता है रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। राइट, तो इसका आंसर आएगा 4। इसमें क्या होता है ना, ये एक, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, तो इसमें यूजुअली पेशेंट शॉक में चला जाता है, और जब पेशेंट शॉक में जाता है तो उस टाइम क्या कंडीशन होती है, टैकीकार्डिया होता है मोस्टली। ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। तो आंसर 1 भी नहीं होगा, नंबनेस 2 भी नहीं होगा। ठीक है, नोज एंड वॉमिटिंग में अकर, लेकिन वो एक क्लासिकल साइन नहीं होता परफोरेशन का, तो आंसर 4 आएगा, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। An older client recently has been taking cimetidine. The nurse monitored the client for which most frequent central nervous system side effect of this medicine. cimetidine दे रहे हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। 1 ट्रेमर, 2 डिजीनेस, 3 कन्फ्यूज़न, 4 हेल्यूसिनेशन। ठीक है, तो हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं, डिजीनेस भी होते हैं, लेकिन वो माइल्ड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3rd कन्फ्यूज़न। ठीक है, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता रहता है सिमेटिडिन खाने के बाद। ठीक है, आंसर 3rd कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ कंपल्सिव एक्ट टू स्टील आइटम यूजुअली ऑफ पर्सनल और मॉनेटरी वैल्यू? एक कंपल्सिव एक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि पर्सन को ना चोरी करने की आदत होती है
चाहे वो चीज़ें उसके इंटरेस्ट की हों या ना हो, चाहे उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो या ना हो, लेकिन उनको एक अर्ज लगी रहती है कि मैंने ये चीज़ चोरी करनी है या मैंने इस टाइम चोरी करनी है। ठीक है, तो ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ही पार्ट माना जाता है कि ऑब्सेशन इज़ अ थॉट, है ना। ऑब्सेशन आता है माइंड में और उसको टैकल करने के लिए कंपल्सिव एक्ट्स रिपीटेडली किए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है ना कि इस टर्म का हमने नाम बताना है जिसमें एक कंपल्सिव एक्ट एक पर्सन रिपीटेडली करता है। क्या एक्ट करता है कि वो चीज़ें उसको चोरी करनी है। ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ ट्राइकोटिलोमेनिया, ऑप्शन 2 क्लेप्टोमेनिया, ऑप्शन 3 पायरोमेनिया, ऑप्शन 4 सटायरियासिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया एक कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन है उसको अर्ज होती है कि उसने चोरी करनी है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 1 ट्राइकोटिलोमेनिया, ये क्या होता है? ट्राइकोटिलोमेनिया मतलब कि पर्सन को हैबिट होती है अपने हेयर्स को प्लक करते रहने की। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना कि चोरी करने की आदत होती है। पायरोमेनिया आग लगाने की आदत होती है, मतलब कि किसी भी चीज़ को वो आग लगा सकते हैं, उनको उसमें सही लगता है आग लगाना और अराउंड फायर के अराउंड होना। ठीक है, तो ये होता है पायरोमेनिया। देन 4th सटायरियासिस। सटायरियासिस एक काइंड ऑफ हाइपर सेक्शुअल बिहेवियर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सटायरियासिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है सेकंड, क्लेप्टोमेनिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर ईच सक्शन अटैम्प्ट? जब हम सक्शनिंग करते हैं मैक्सिमम टाइम कितने टाइम हम सक्शन कर सकते हैं? कितने टाइम का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल टाइम्स करनी है, ये नहीं है कि एक टाइम पे जब हम कर रहे हैं तो कितने सेकंड्स के लिए हम सक्शन कर सकते हैं, सक्शन कैथेटर कितने टाइम के लिए हम इंसर्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, ये बात होती है। तो सक्शनिंग में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब भी किसी भी पेशेंट को सक्शन करना है उसको प्री ऑक्सीजनेट करना पड़ता है विद 100% ऑक्सीजन फॉर 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, तो उसको ऑक्सीजनेट करना है, देन उसके बाद हमने सक्शन करनी होती है। ठीक है, तो कितने सेकंड के लिए हम सक्शन कर सकते हैं? ऑप्शन 1 5 सेकंड, 2 10 सेकंड, 3 15 सेकंड, 4 30 सेकंड सॉरी। तो सक्शन का टाइम भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं, सक्शन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्शन हाइपोक्सिया करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, हम वेंटिलेटर रिमूव करेंगे और उसको सक्शन करेंगे तो उतने टाइम पे उसकी वेंटिलेशन नहीं होगी ना, तो वो हाइपोक्सिया कर सकती है। ठीक है, सेकेंडली वेगल नर्व को स्टिमुलेट करती है जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया भी होता है पेशेंट को। ठीक है, देन थर्ड क्या होता है ना कि ये म्यूकोजल इंजरी कर सकती है, बिकॉज सक्शन हो रही है तो म्यूकोजा को भी इंजर कर सकते हैं जिसकी वजह से ट्रॉमा हो जाता है म्यूकोजल मेम्ब्रेन में और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से सक्शन जो है ना वो एक एडिक्वेट टाइम पीरियड होता है, उस टाइम ही करनी होती है। राइट, और जब हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं उस टाइम हम सक्शन बंद करनी होती है, इंसर्ट करके ही सक्शन स्टार्ट करनी होती है। अगर पहले करेंगे तो म्यूकोजा को इरिटेट करेगा और इंजरी हो जाएगी। राइट, तो एग्जैक्ट टाइम जो होता है वो होता है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा हमें सक्शन नहीं करनी होती, सिर्फ 10 सेकेंड तक ही हम सक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को ऑक्सीजनेट करके अगर ज़रूरत है तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकेंड तक ही हमने सक्शन करनी होती है। इसका सही आंसर है सेकेंड, 10 सेकेंड। Next question. The nurse review a client's electrolyte lab report and notes that the potassium level is 2.5 milliequivalent per liter. Which pattern should the nurse watch on ECG? Select all that apply. एक नर्स है वो लैब रिपोर्ट देख रही है किसी पेशेंट की। कौन सी रिपोर्ट आई है? पोटाशियम की रिपोर्ट आई है। ठीक है ना, कितनी आई है? 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर उसका पोटाशियम आया है। नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए पहले तो, पोटाशियम की कितनी होती है। पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2.5 है, दैट मीन्स पेशेंट का पोटाशियम कम है। जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, उसका असर हमें ईसीजी पे देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, हाइपोकैलीमिया के ईसीजी में चेंजेस अलग होते हैं, हाइपरकैलीमिया के अलग होते हैं। ईसीजी देख के भी हम कई बार प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि पेशेंट हाइपरकैलीमिक है या हाइपोकैलीमिक है। ठीक है, जैसे हम एमआई का पेशेंट प्रेडिक्ट कर लेते हैं।
तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें वो ऑप्शंस हमने चूज़ करने हैं जो प्रेजेंट हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस प्रेजेंट हैं जो सही हैं। फर्स्ट यू वेव, सेकंड एब्सेंट पी वेव, थर्ड इन्वर्टेड टी वेव, फोर्थ डिप्रेस्ड एस टी सेगमेंट एंड फिफ्थ वाइडेंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो कंडीशन देखो, कंडीशन हाइपोकैलीमिया की है। हाइपोकैलीमिया में कौन सी चीज़ होगी, एक तो यू वेव दिखेगी, हाइपोकैलीमिया में हमें यू वेव दिखती है, ठीक है। पी वेव प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं है, फर्स्ट है। थर्ड इन्वर्टेड टी वेव्स, करेक्ट। हाइपोकैलीमिया है तो इन्वर्टेड टी वेव्स होंगी। अगर हाइपरकैलीमिया है तो टॉल टी वेव्स होती है, टेंटेड अलग से ही दिख रही होती है हाइपरकैलीमिया में। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हाइपरकैलीमिया का होता है जिसमें टॉल टी वेव्स होती हैं। तो हाइपो में टी वेव्स उल्टी हो जाती हैं, इन्वर्टेड टी वेव्स, ठीक है। देन फोर्थ डिप्रेस्ड एस टी सेगमेंट, राइट, उसमें माइल्ड एलिवेशन होती है हाइपर में, ठीक है ना। फिफ्थ वाइडेंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, नहीं होता हाइपो में, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइडेंड नहीं होता, हाइपर में वाइडेंड होता है, ठीक है ना। तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे, देख के भी हमें याद हो जाएंगे जब हम रेगुलरली ईसीजीज देखेंगे हाइपरकैलीमिक और हाइपोकैलीमिक पेशेंट की। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि हाइपोकैलीमिया के पेशेंट की ईसीजी में यू वेव्स होती हैं, इन्वर्टेड टी वेव्स होती हैं और डिप्रेस्ड एस टी सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1, 3, 4, राइट, ये है। और जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ वाइडेंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हाइपरकैलीमिया में होते हैं। तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is instructing a client with hypertension on importance of choosing food low in sodium. The nurse should teach the client to limit intake of which food? नर्स बता रही है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको बता रही है कि आपने जो है ना लोड अपनी डाइट में सोडियम कम लेना है, बिकॉज ज़्यादा लोगे तो आपका बीपी बढ़ता रहेगा, तो सोडियम कम लेना है, ठीक है। अभी नर्स को क्या बताना चाहिए कि कौन सा खाना खाना है और कौन सा नहीं, ये बताना है ना। सोडियम तो कम लेना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा खाना है जो नर्स कह रही है कि आपको ये नहीं खाना, ये कम क्वांटिटी में खाना है, ठीक है। क्या नहीं खाना, क्या कम खाना है, वही खाना कम खाना है जिसमें सोडियम ज़्यादा होगा। तो इसमें से कौन सी चीज़ों में सोडियम ज़्यादा है? एप्पल्स, 1 एप्पल, 2 बनाना, 3 स्मोक्ड सलामी एंड 4th स्टीम्ड वेजिटेबल्स। इनमें से सोडियम किस में ज़्यादा होगा? वो नर्स बोलेगी कि ये नहीं आपको खाना, इसमें तो सोडियम ज़्यादा है। एप्पल्स में तो ज़्यादा नहीं है, बनाना में ज़्यादा नहीं है, स्मोक्ड सलामी में ज़्यादा है। स्मोक्ड जो चीज़ें हैं ना, स्मोक्ड और पैक्ड, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें तो खानी ही नहीं होती हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है। स्मोक्ड सलामी नहीं खानी। स्टीम्ड वेजेस वो खा सकते हैं, एप्पल बनाना खा सकते हैं, लेकिन स्मोक्ड नहीं खाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which client is at risk for the development of potassium level of 5.5 मिली equivalent per liter? ठीक है, यानी कि क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट, इसमें मतलब क्लाइंट की अलग अलग डिजीज़ कंडीशन दी हुई है और उसमें से हमने पता करने कि कौन सी डिजीज़ कंडीशन में क्लाइंट हाइपरकैलीमिया में जाता है। हाइपरकैलीमिया यानी कि उसका पोटाशियम लेवल 5.5 हो जाता है, यानी कि 5 से अबव जाता है। ज़्यादा पोटाशियम लेवल भी एक एमरजेंसी है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन 1 है क्लाइंट विद कोलाइटिस, ठीक है, क्लाइंट को कोलाइटिस है। सेकंड क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम। थर्ड क्लाइंट हु ओवर यूज लग्जेटिव, जिन्होंने ज़्यादा लग्जेटिव यूज़ कर लिए हैं। फोर्थ क्लाइंट हु हैज़ सस्टेन्ड ट्रॉमेटाइज्ड बर्न, ठीक है। फोर्थ क्या है कि क्लाइंट जिसको बर्न हुआ है, ठीक है, जो क्लाइंट बर्न हुआ है, ठीक है, बर्न पेशेंट है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन में पोटाशियम लेवल ज़्यादा होगा, ये बात है। इसका आंसर सीधा ही है कि जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं उनमें पोटाशियम ज़्यादा होता है। बर्न में पोटाशियम ज़्यादा क्यों होता है? बर्न में जो सेल्स है ना, वो बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं क्योंकि बर्न हुए हैं। तो जब सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो पोटेशियम लीक आउट कर जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स, राइट। तो जिससे सीरम पोटाशियम बढ़ जाता है। इसीलिए बर्न वाले पेशेंट में हाइपरकैलीमिया ज़रूर होता है। जब सेल टूटते हैं तो पोटाशियम लीक आउट करके सीरम में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, ठीक है। तो सीरम पोटाशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर 4 आएगा, द क्लाइंट हु हैज़ सस्टेन्ड ट्रॉमेटाइज्ड बर्न, जिनको बर्न है, ठीक है।
अगर हम ओवर यूज़ ऑफ लेक्सेटिव की बात करें तो जब लेक्सेटिव यूज़ होगा तो पोटाशियम कम होगा बॉडी में, राइट। एंड देन क्योंकि एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में भी पोटाशियम कम होता है और कोलाइटिस में भी। तो इन तीनों में फर्स्ट 3 ऑप्शंस में तो पोटाशियम कम हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है कि वो कंडीशन बताएं जिसमें पोटाशियम का लेवल 5.5 है, यानी कि ज़्यादा है। तो वो कंडीशन है 4th, ठीक है, बर्न। ये लर्न कर ले कि बर्न वाले पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होता है। क्यों होता है? बिकॉज सीरम में ब्लड पोटेशियम जो है ना वो सेल से लीक आउट कर जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट? ठीक है, तो ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या सिंबल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इजी होते हैं। अगर हमें आते हैं तो बहुत स्कोरिंग होते हैं, लेकिन समटाइम्स हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता तो है कि हमें आते हैं, लेकिन हम गलत टिक कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अगर हमें आते हैं तो ये बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का साइन है? फर्स्ट रेडिएशन हजार्ड्स, सेकंड बायो हजार्ड्स, थर्ड फ्लेमेबल, फोर्थ कोई कोरोसिव मटेरियल। किस चीज़ का साइन है ये साइन अगर हम ध्यान से देखें, ये 3 सी बन रहे हैं, बीच में राउंड है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का साइन है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये वार्ड्स में भी हमें देखने को मिलेगा, लैब्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एवरीवेयर इन द हॉस्पिटल जहाँ पे भी बायो वेस्ट है वहाँ पे ये साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 2 बायो हजार्ड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें देखी हुई लगती है, लेकिन जब हम एग्जाम्स में जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द सिंबल एज शॉन बिलो, ठीक है। ये नॉर्सेट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1 टॉक्सिक सब्सटेंस, सेकंड बायो हजार्ड्स, थर्ड रेडियो एक्टिव हजार्ड एंड फोर्थ हाई वोल्टेज। तो ये देखेंगे कुछ गोल गोल सा है ना, जैसे सर्कल में कुछ कवर हो रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ रेडिएशन। तो ये रेडिएशन का ही साइन है, ठीक है। रेडियो एक्टिव हजार्ड्स का साइन है, जहाँ पे रेडिएशन प्रेजेंट होती है। कोई भी किसी भी तरह का रेडियो आइसोटोप हो सकता है, न्यूक्लियर कुछ भी इम्प्लांट्स कुछ ऐसा है, न्यूक्लियर आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स है, रेडिएशन थेरेपी है, एक्सरे हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये साइन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे रेडिएशन है जिस एरिया में, ठीक है। तो ये साइन इसलिए रखा जाता है ताकि वॉर्न कर सके कि वहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडी ना हो, ठीक है, विदाउट एनी किट कोई प्रेजेंट ना हो, बिकॉज हाई रेडिएशनल एरिया होता है, ठीक है। तो उसमें अपना ध्यान रखें। और ये साइन सबको पता होने चाहिए, ये सिंबल सबको पता होना चाहिए जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सो दैट वो साइन देख के ही समझ जाएं और बाकी लोगों को भी सतर्क कर सकें, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आएगा थर्ड, रेडियो एक्टिव हजार्ड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में इतने ही डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो रिपीटेडली आते रह रहे हैं एग्ज़ाम से में, हम वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए हों और आपके काम भी आएँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हम और लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।